नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? कश्मीर, गया, राजगीर, पाटलिपुत्र। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। और इस संगीति का उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को दो पीटकों विनय पीटक और सुत्त पीटक में संकलित करना था। तो यहाँ पर दोस्तों राजगीर यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवा नाम पियदस्सी भी था? ऑप्शन है आपके मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है सम्राट अशोक, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक को देवा नाम पियदस्सी, देवों का प्यारा के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने 273 ईसा पूर्व में 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? गुप्त सम्राट, मौर्य सम्राट, मुगल सम्राट, शुंग सम्राट। तो जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय दोस्तों भारत पर मुगल सम्राट का शासन था, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और मुगल सम्राट में अकबर 1556 ईस्वी से 1606 ईस्वी तक का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी जिसने 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था और कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार करके धन कमाना था। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, MK गांधी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भूमिहीन किसानों की समस्या को हल करने के लिए विनोबा भावे ने वर्ष 1951 में भूदान ग्रामदान आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ पर विनोबा भावे यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रहने के लिए राजी किया था? ऑप्शन है आपके पंडित रमाबाई, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सी ऑप्शन में है मैडम भीकाजी कामा और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79वें यानी 79 अनुयायियों के साथ दांडी नामक यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। इस यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित न रहने के लिए राजी किया था। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति
के साथ शुरू हुई थी। तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों ने संप्रभुता को राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों को एक निकाय में स्थानांतरित कर दिया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बेवेल योजना, भारत सरकार अधिनियम 1935 और क्रिप्स मिशन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 2 नए गवर्नर प्रांत बनाए गए, एक हिंदू बहुल उड़ीसा प्रांत बिहार से अलग करके और दूसरा मुस्लिम बाहुल सिंध प्रांत बंबई से अलग करके। मुस्लिम बाहुल्य उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को राज्यपाल के प्रांत का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका ये दोस्तों दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया था और चलो दिल्ली का नारा दिया था। उन्होंने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारे सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? शहरीकरण, खनिज, औद्योगिकीकरण और पानी की उपलब्धता। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा शहरीकरण, खनिज और औद्योगिकीकरण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक है, जबकि पानी की उपलब्धता भू आकृति, जलवायु और मृदाएं भौगोलिक कारकों के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर पानी की उपलब्धता यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और रिक्त स्थान के पे यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। भारत और नेपाल, भारत और भूटान, भारत और तिब्बत और उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। इस तिब्बत में चोलोलुंगमा और नेपाल में सागरमत्था के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848.86 मीटर है। यह सदैव बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि नेपाल और तिब्बत के मध्य यह स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। हरित क्रांति के दौरान भारत में कृषि को उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, मशीनीकृत उपज उपकरण, सिंचाई सुविधा, कीटनाशक और उर्वरकों के उपयोग करके आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित कर दिया था। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दामोदर, हुगली, घाघरा, कोसी। तो कोशी नदी नेपाल में 7 नदियों से मिलकर बनती है और इसकी मुख्य धारा अरुण, जो कि एवरेस्ट पर्वत के उत्तर से तिब्बत अथवा गोसाई थान चोटी से निकलती है। यह नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और अत्यधिक वर्षा के कारण यह नदी बाढ़ लाती है, जो बिहार के लोगों को कृषि और आजीविका को नष्ट कर देती है। उपजाऊ कृषि भूमि प्रत्येक वर्ष इस नदी से प्रभावित होती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। तो कोसी नदी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? भारत की गई थी उपराष्ट्रपति, वित्त सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद और वित्त मंत्रालय। तो भारत की पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना थी, जिन्हें अंतिम स्वीकृति राष्ट्र विकास परिषद द्वारा दी गई थी। तो राष्ट्र विकास परिषद यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? जूट, कॉटन, नायलॉन, फ्लक्स। तो इसका सही उत्तर होगा जूट, कॉटन और फ्लक्स सभी वनस्पति रेशे हैं, जबकि नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, क्योंकि इसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका निर्माण मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से किया जाता है, इसी कारण नायलॉन को कृत्रिम रेशा कहते हैं। तो यहाँ पर नायलॉन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दबाव पर, उसके तापमान पर, पृथ्वी से दूरी पर या वायु प्रदूषण पर? तो तारों का रंग उसके तापमान और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये लाल और नीले रंग के हो सकते हैं। लाल तारे सबसे अधिक ठंडे होते हैं, इनका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। सबसे अधिक गर्म नीले रंग के तारे होते हैं, जिनका तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाउस गैस, प्राकृतिक गैस, ऑक्सीजन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये गैसें तापमान में हो रही वृद्धि के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं और वातावरण में उपस्थित 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोरोकार्बन, ये गैसें प्रमुख होती हैं ग्रीन हाउस गैस में। अगला दोस्तों प्रश्न है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती हैं? वक्र, फेफड़े, यकृत, हृदय। तो निमोनिया फेफड़े का एक संक्रमण है, तो फेफड़ा यहाँ पर हमारा यानी बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निमोनिया फेफड़े का एक संक्रमण है, इसके कारण एक या दोनों फेफड़ों में हवा की थैली में सूजन आ जाती है। निमोनिया मुख्य रूप से विषाणु और जीवाणु के संक्रमण से होता है और इसके लक्षण में सूखी खांसी, सीने में दर्द, बुखार, खांसी और सांस लेने की समस्या शामिल हो जाती है। ऑक्सीजन उपचार इसके लिए चिकित्सा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब दोस्तों 18 से 22 नंबर तक दिए गए पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक कर पढ़ लें। अब दोस्तों इसका अगला पार्ट देखते हैं। ये दोस्तों इसके आगे का पार्ट है और इसके बाद अब दोस्तों आपके क्वेश्चन आएंगे, आपको उनको पढ़ना है और उनके उत्तर देना है। पैरे पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है, अनुच्छेद में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? निमित्त, शाश्वत, श्रद्धा, क्षणभंगुरता। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्षणभंगुर, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि, यहाँ पर दोस्तों गलत टाइप हो गया है, रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है सत्य की आराधना करें, हरि के मार्ग पर चलें, अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें और डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सत्य की आराधना करें, हरि के मार्ग पर चलें और अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो सही उत्तर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो ऑप्शन है सोते जागते समय राम नाम का सुमिरन करते रहें, सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा संभव है, श्रद्धापूर्वक अंतः
विद्यमान सत्य की मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात करें, और डी ऑप्शन में है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य की मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात करें। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर को देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। ऑप्शन है, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। बी ऑप्शन में है, संकटों की निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा का मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। और डी ऑप्शन में सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि वह मार्ग तंग है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अस्य की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। ऑप्शन है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। बी ऑप्शन में, क्योंकि वह हरि का मार्ग है। सी ऑप्शन में, सत्य और अहिंसा की डोर पर चलना सीधा और सरल है। डी ऑप्शन में है, सभी विकल्प ठीक हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दोस्तों इसमें सही सबसे सटीक उत्तर हो जाता है। जब आप पैरा पढ़ेंगे तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर कर लेंगे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23, 24, 25 तीन प्रश्न दोस्तों इस आरेख पर दिए हुए हैं। ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ना, आप इसको अच्छी तरह से इसका अध्ययन करें और आगे आने वाले प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रश्न है, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम इसका औसत निकालना पड़ेगा। पहले आरेख देखते हैं। ये दोस्तों इसमें सब दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब इनको दोस्तों ऐड करके इनका औसत निकालेंगे। जैसे सबसे पहले 40 प्लस दूसरे में है 55 प्लस 75 और ये चूंकि सब 8 हैं, औसत निकालने के लिए इस संख्या से डिवाइड करते हैं, तो 8 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब दोस्तों आप हल करेंगे तो ये 560/8 हो जाएगा और ये हल करेंगे 70 लाख आ जाएगा, 70 लाख हो जाएगा। ये दंड आरेख से स्पष्ट है 2000। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम दंड आरेख इसको जब दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2013, 2015 और 2017-18 में खिलौनों का उत्पादन दिए गए सभी वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। तो यहाँ पर 4 यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही उत्तर हमारा हो जाता है। डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, वर्ष 2013 से वर्ष 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो इसके लिए दोस्तों 2013 में दोस्तों आप देख सकते हैं ये 75 है और 2014 में 60 है। तो इसमें 75 से 60 हम घटा देंगे और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो ये 15/75 इंटू 100 और ये बराबर आ जाएगा 20%। 20% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20% हमारे सी ऑप्शन में दे रखा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगला सवाल लगाते हैं। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि थी। तो इसको दोस्तों करेंगे। वर्ष 2011 में 40 है और वर्ष 2018 में 95। तो इसको दोस्तों हल कर लेंगे। 95 से 40 यही हम घटा देंगे और 40 पर चूंकि निकालनी और इसकी दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। और तो इसको जब दोस्तों हल करेंगे तो ये दोस्तों 55/40 और इंटू 100 करेंगे तो ये दोस्तों 137.5% आ जाएगा। 137.5% आ जाएगा।
यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। 137.5 हमारे ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है, और आज के प्रैक्टिस सेट में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।